4 दिन, शरीर के 9 अलग अलग पार्ट्स, वो भी अलग अलग जगहों से पुलिस ने किस तरह बरामद किए। कैसे कुत्तों ने एक इंसानी सर को ढूंढ निकाला। क्या सच में एक धोखा इंसान को कातिल बना सकता है। क्यों कातिल ने लेडीज गाउन खरीदा था। बॉडी ने पुलिस को ऐसा क्या सुराग दिया जिसकी वजह से पूरा मामला सुलझ गया। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस कहानी की शुरुआत होती है 29 मार्च साल 2025 से, जहां गुजरात के भरूच शहर के भोलाव इलाके में एक नाले के पास कुछ आवारा कुत्ते एक पैकेट को नोच रहे थे। हालांकि ऐसा मंजर वैसे तो भारत में आए दिन देखने को मिलता ही रहता है, इसलिए रास्ते से गुजर रहे लोगों ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कुत्ते लगातार उस पैकेट को नोचते रहे और उसे देखकर भौंकने लगे, तब लोगों को कुछ शक सा हुआ। इसलिए उन्होंने पैकेट को करीब से देखने का फैसला किया और नाले के पास पहुंच गए। जैसे ही कुत्तों ने इस पैकेट को फाड़ा, उसके अंदर से सर निकला। ये भयानक मंजर देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस भी बिना वक्त गवाए घटना स्थल पर पहुंच जाती है और सर को अपने कब्जे में लेकर छानबीन करना शुरू कर देती है। हालांकि जिस तरह से सर बरामद हुआ था, उससे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि ये कत्ल का मामला है। इसलिए पुलिस इस केस को रजिस्टर कर लेती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि मरने वाला शख्स आखिर था कौन, क्योंकि जब तक उसकी पहचान पता नहीं चलेगी तब तक पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए भरूच के सभी पुलिस स्टेशनों में अब ये खबर दी जाती है कि आखिर उनके पुलिस स्टेशन में 35 से 40 साल के किसी शख्स की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई है तो वो भरूच पुलिस को बता दे। इसके अलावा पुलिस बाकी के शरीर के हिस्सों को ढूंढने की कोशिश में जुट जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जब सर नाले से बरामद हुआ है तो कातिल ने बाकी के हिस्से भी जरूर कहीं न कहीं फेंके होंगे। इसी सोच के साथ पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं, जो भोलाव इलाके से लेकर आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां सफाई कर्मचारियों की मदद से अलग अलग नालों को छानना शुरू कर देती है। इस दौरान पुलिस को 4 दिनों के अंदर किश्तों में बॉडी के कई पार्ट्स मिल जाते हैं, कहीं हाथ तो कहीं पैर, कहीं धड़ तो कहीं शरीर का कोई अलग हिस्सा। इस तरह अलग अलग जगहों से पुलिस बॉडी के करीब 9 पार्ट्स को कलेक्ट करके एक कंप्लीट बॉडी तैयार कर लेती है। यानी जिस शख्स को मारा गया था उसे मारने के बाद 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसे देखने के बाद एक बार तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर फिर भी वो हिम्मत करके इन सभी पार्ट्स को जमा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन उससे पहले पुलिस इन पार्ट्स को बारीकी से चेक करती है, इस उम्मीद में कि शायद बॉडी पर कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क हो जो मरने वाले शख्स की पहचान पता करने में हेल्प कर सके, और पुलिस इसमें कामयाब भी हो जाती है। दरअसल इन्हें बॉडी की एक बाह पर टैटू बना हुआ दिखाई देता है, जिस पर आर्टिस्टिक तरीके से सचिन लिखा हुआ था। ये देखकर पुलिस को लगता है कि शायद इस शख्स का नाम सचिन होगा, इसलिए पुलिस की एक टीम अब अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाकर सचिन नाम की मिसिंग रिपोर्ट चेक करना शुरू कर देती है। और जब सी डिवीजन नाम की एक पुलिस स्टेशन में जाती है तो यहाँ पे पता चलता है कि जिस दिन सचिन का सर मिला था उससे एक दिन पहले यानी 28 मार्च को एक आदमी ने उसके नाम की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये देखकर पुलिस अब उस आदमी को फोन करती है जिसका नाम था मोहित चौहान, और ये सचिन का भाई था जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था। अब क्योंकि मोहित सचिन का भाई था तो जाहिर सी बात है कि सचिन भी बिजनौर से ही ताल्लुक रखता था, लेकिन काम के सिलसिले में कई साल पहले भरूच आ गया था और यहाँ पर रहकर एक फैक्ट्री में जॉब करता था। पुलिस जब मोहित से उसके बारे में और पूछताछ करती है तो वो बताता है कि सचिन पिछले कुछ दिनों से अचानक गायब हो गया था। उसका मोबाइल फोन पहले तो ऑन था, लेकिन फिर बाद में वो भी स्विच ऑफ हो गया। ये देखकर सचिन के घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने मोहित को बिजनौर से भरूच भेजा ताकि वो अपने भाई का पता लगा सके। लेकिन कई दिन ढूंढने के बाद भी जब मोहित को कोई जानकारी नहीं मिली तो फिर परेशान होकर उसने थाने में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये पूरा मामला सुनने के बाद अब पुलिस मोहित से कहती है कि हमें बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले हैं और एक बाह पर सचिन नाम का टैटू भी बना हुआ है, तो तुम एक बार आकर उस बॉडी की पहचान कर लो कि कहीं ये तुम्हारे भाई की तो नहीं है। पुलिस के कहने पर मोहित पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद जब बॉडी के पार्ट्स को देखता है तो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि मरने वाला शख्स कोई और नहीं है बल्कि सचिन ही है जो मोहित का भाई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बेरहमी से सचिन का ये हाल करने वाला वो कौन था और क्यों उसने सचिन को मारा। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस अब सचिन के दोस्त और दुश्मनों के बारे में जानने का फैसला करती है। तब उन्हें पता चलता है कि भरूच में इतने साल काम करने के बाद भी सचिन के ज्यादा दोस्त नहीं थे। वो बस फैक्ट्री जाता था और काम करके शाम को अपने रूम पर आ जाता था और छुट्टियों के दौरान अपने होम टाउन यानी बिजनौर चला जाता था। हालांकि इसी दौरान पुलिस को सचिन के एक दोस्त के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम था शैलेंद्र, और वो सचिन के गायब होने से काफी परेशान था।
इसलिए वो 28 मार्च को मोहित के भरूच आने के बाद उसके साथ सचिन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन भी गया था, जहां जाकर उसने पुलिस से कहा था कि प्लीज सचिन को ढूंढ दीजिए, वो कहीं गायब हो गया है और उसका कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। जाहिर सी बात है कि कोई भी दोस्त इस घड़ी में परेशान ही होगा, और ये दोनों तो एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और बिजनौर के रहने वाले थे। तो मोहित और शैलेंद्र के कहने पर 28 मार्च को पुलिस ने सचिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। लेकिन अब क्योंकि ये खुलासा हो चुका था कि मरने वाला शख्स सचिन ही है, तो पुलिस एक बार शैलेंद्र से बात करने का फैसला करती है, क्योंकि वो सचिन का सबसे करीबी दोस्त था और आखिरी बार उसे ही सचिन के साथ देखा गया था। इसलिए पुलिस अब शैलेंद्र से पूछताछ करने के लिए उसका फोन नंबर मिलाती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। ये देखकर पुलिस अब उसके घर जाने का डिसाइड करती है, पर उन्हें पता चलता है कि वो तो भरूच छोड़कर बिजनौर में अपने गांव पहुंच गया है। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब किसी ने कुछ गलत किया हो, इसलिए शैलेंद्र के इस तरह अचानक बिजनौर भाग जाने पर पुलिस को उस पर शक होने लगता है। वहीं उसका फोन भी स्विच ऑफ था, जबकि आज के जमाने में इंसान 1 मिनट भी फोन के बिना नहीं रह सकता। तो ऐसे में बिना वजह शैलेंद्र का फोन बंद हो जाने से पुलिस को लगने लगा था कि सचिन को मारने में शैलेंद्र का हाथ हो सकता है। इसलिए अब भरूच पुलिस यूपी पुलिस की मदद लेती है और यूपी पुलिस बिजनौर उत्तर प्रदेश से शैलेंद्र को हिरासत में ले लेती है और उसे भरूच पहुंचा देती है, जिसके बाद उसके साथ पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो शैलेंद्र पुलिस को इधर उधर की बातें बताकर गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अपना सख्त रवैया इख्तियार करती है तो वो टूट जाता है और ये कन्फेस करता है कि उसी ने अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त सचिन को मारा है। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि शैलेंद्र तो सचिन को ढूंढने के लिए उसके भाई के साथ पुलिस स्टेशन तक आया था और उसने खुद पुलिस से कहा था कि प्लीज मेरे दोस्त को ढूंढ दीजिए। यानी शैलेंद्र अपने झूठ को छुपाने के लिए पुलिस के सामने तो नाटक कर ही रहा था, साथ ही वो मोहित को भी बेवकूफ बना रहा था। आगे पूछताछ में शैलेंद्र ये बात भी कबूल कर लेता है कि उसी ने सचिन को मारने के बाद उसकी बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग जगह ठिकाने लगाया। लेकिन शैलेंद्र ने ऐसा भयानक काम क्यों किया, यही सवाल जब पुलिस उससे करती है तो वो एक हैरान कर देने वाली कहानी सुनाता है। दरअसल जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सचिन और शैलेंद्र दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, एक ही शहर के थे और साथ में पढ़े भी थे और अब एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन इसी दोस्ती में सचिन ने एक गद्दारी की थी। वो एक दिन ऐसे ही शैलेंद्र का फोन चला रहा था कि अचानक उसकी नजर शैलेंद्र और उसकी पत्नी की प्राइवेट फोटोज पर पड़ गई, जो शैलेंद्र ने अपने फोन में सेव कर रखी थी। इन फोटोज को देखने के बाद सचिन ने तुरंत इन्हें अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया, जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद उसने इन फोटोज को शैलेंद्र को दिखाया और उससे कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। यानी वो इन फोटोज के जरिए शैलेंद्र को ब्लैकमेल करने लगा था, उससे आए दिन पैसे मांगता रहता था। हद तो तब हो गई जब सचिन ने शैलेंद्र के नाम पर 4 लाख रुपए का लोन ले लिया और उसकी इंस्टॉलमेंट भरने का जिम्मा शैलेंद्र को सौंप दिया। बस यहीं से शैलेंद्र ने सचिन को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने सचिन से निजात पाने के लिए अपने किराए के घर में एक पार्टी रखी और 24 मार्च की रात को सचिन को यहाँ आने के लिए कहा, जिसके बाद सचिन भी शैलेंद्र के घर पहुँच गया। दोनों दोस्तों ने बैठकर खूब शराब पी और फिर साथ में खाना खाया। अब क्योंकि ये दोनों अकेले थे, फैमिली यहाँ नहीं थी, तो सचिन खाना खाने के बाद शैलेंद्र के कमरे में ही सो जाता है, जबकि शैलेंद्र अभी तक जाग रहा था। वो चुपचाप सचिन का फोन उठाता है और अपनी फोटोज चेक करने लगता है। दोनों को एक दूसरे के फोन के पासवर्ड और यहाँ तक कि डेबिट कार्ड का पिन भी पता था। तो शैलेंद्र फौरन सचिन के फोन को अनलॉक कर फोटो डिलीट करने लगता है कि तभी सचिन की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि शैलेंद्र के हाथ में उसका फोन है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो शैलेंद्र से लड़ने लगता है, जबकि गलती यहाँ सचिन की थी। इसलिए शैलेंद्र भी अब अपना आपा खो बैठता है। वो जल्दी से किचन में जाता है और वहाँ से एक चाकू ले आता है और सचिन पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है, जिस वजह से सचिन की जान चली जाती है। लेकिन अब सवाल ये था कि सबूत कैसे मिटाए जाए और सचिन को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसके लिए शैलेंद्र ने ठंडे दिमाग से काम लिया और सचिन को इसी तरह छोड़कर अगले दिन काम पर चला गया और शाम को लौटते वक्त एक काली पॉलिथीन और एक बड़ा सा चाकू खरीद कर ले आया था। साथ ही एक लेडीज गाउन भी शैलेंद्र ने खरीदा था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके, क्योंकि वो किसी भी दूसरे कातिल की तरह पकड़ा नहीं जाना चाहता था। इसके बाद उसने सचिन की बॉडी के कई पार्ट्स कर दिए और फिर उन पार्ट्स को अलग अलग जगह ठिकाने लगाने का फैसला किया। अब वो घर से एक एक पैकेट लेकर निकलता है और उन्हें अलग अलग नाले में ठिकाने लगाने लगता है और फिर उसके बाद वो वापस लौट आता है। शैलेंद्र इतना चालाक था कि उसने बॉडी के पार्ट्स को फेंकने के लिए बकायदा वो नाइट गाउन भी पहना था और हर बार वो चेहरा छुपाए नाइट गाउन पहनकर ही उसके बॉडी पार्ट्स ठिकाने लगाता था, ताकि अगर कोई उसे देखे तो पहचान ना सके।
और सीसीटीवी कैमरों को भी वो धोखा दे सके। इसके अलावा उसने सचिन का एक एटीएम कार्ड भी चुरा लिया था, जिससे पहले तो उसने कुछ पैसे निकाले, लेकिन बाद में उसने ट्रेन में ही सचिन का एटीएम कार्ड और उसके साथ उसका पिन भी लिख कर छोड़ दिया, ताकि अगर कार्ड और पिन किसी शख्स के हाथ लगे और जब वो उस कार्ड से पैसे निकाले तो पुलिस उसकी लोकेशन में ही उलझ कर रह जाए और कभी भी उसके पास ना पहुंच सके। लेकिन इतने हथकंडे आजमाने के बावजूद आखिरकार शैलेंद्र की पोल खुल जाती है और वो पकड़ लिया जाता है। फिलहाल कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है। वेल, आप बताइए, आपको क्या लगता है, सचिन ने शैलेंद्र के साथ गद्दारी करके गलत किया था या नहीं, और जो सजा उसे शैलेंद्र ने दी वो सही थी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो। सेफ रहें, अपना ख्याल रखें।